हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अर्पित आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएएस पीसीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी जो स्टडी चल रही है मतलब सीटेट की, उसी में एक नई क्लास लेकर आया हूं आपके लिए, जो कि पूरे 30 क्वेश्चन है हमारे सीडीपी के और टारगेट 30/30 रहेगा। कोशिश करिएगा आप कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर सही हों। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की के सामाजिक संरचना सिद्धांत। लेव वाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया? समाज संरचना सिद्धांत। में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? मतलब आप अपने बच्चों का आकलन करेंगे तो उसमें सबसे पहले किस विधि का वरीयता देंगे? पहला है सहयोगी प्रोजेक्ट, फिर है मानकीकृत परीक्षण, सी तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, डी वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रश्न के प्रकार के प्रश्न। देखिए, मानकीकृत परीक्षण मतलब बच्चों को एक मानक निर्धारित करना, नहीं तुम्हें इतना ही करना है, इतना ही लाना है, मतलब उसका एक मानक निर्धारित कर देना। तथ्यों पर आधारित मतलब ओनली सिर्फ तथ्यों पर, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, सहयोगी प्रोजेक्ट। एक अच्छे शिक्षक के नाते आपको बच्चों को सहयोग के माध्यम से प्रोजेक्ट बनवाना है, ठीक है ना? तो बच्चों को सहयोग करिए, उसके माध्यम से ही तो सबसे अच्छा कौन सी विधि हो जाएगी? सहयोगी प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, बच्चा छोटा है तो इसलिए सहयोग करने की ज़रूरत है। अपनी कक्षा की वैयक्तिक विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, मतलब एक शिक्षक को क्या चाहिए? मतलब उसकी कक्षा में भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे बैठे हैं, शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। बच्चों को उनके अंकों के आधार पर नामित करें, मतलब उनके जितने जितने अंक हैं उस आधार पर नामित करें। बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। बिल्कुल गलत हो गया तो हमारा पहला ही। शिक्षण और आकलन के समान मानक निर्धारित कर मानक तरीके हों। अब मान लीजिए कक्षा में कुछ बच्चे होशियार भी होते हैं और कुछ कमज़ोर भी, तो आप दोनों के लिए समान तरीके मतलब समान तरीके उपलब्ध कराएंगे। जो बच्चा कमज़ोर है उसके लिए कुछ दूसरी विधि अपनाएंगे, तो इसलिए ये भी गलत है। बच्चों को उनके अंकों का आधार पर बांटना तो है नहीं, बिल्कुल अलग नहीं करना ना, मतलब अंकों की होड़ नहीं लगानी है बच्चों में। बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, मतलब उन्हें किस चीज़ ज़रूरत है, बच्चा उनकी बात को सुने और समझें। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। आकलन आकलन के उद्देश्य पूर्ण होता है, मतलब जो आकलन है किस उद्देश्य से पूर्ण होता है? तो पहला ऑप्शन है विद्यार्थी इसमें भय और तनाव का संचार हो। मतलब आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, मतलब आकलन है जो कब उद्देश्यपूर्ण होगा? यदि इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, इसमें विद्यार्थियों शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक प्राप्त हो, यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाएं। देखिए, अगर हम मान लीजिए विद्यार्थी में भय है और तनाव का संचार हो, तो क्या वो उद्देश्यपूर्ण होगा हमारा? बिल्कुल नहीं, तो गलत हो गया ये। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। देखिए, अब इसे बाद में देखते हैं। अगला देखिए, यह केवल एक वर्ष के अंत में हो। केवल वर्ष के अंत में नहीं होना चाहिए। नियम तो यही कहता है कि हर पेपर की मतलब एक चैप्टर ख़त्म होता है तो उसके बाद बच्चों का थोड़ा प्रश्न करने चाहिए। उस हिसाब से आप मासिक, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक फिर वार्षिक तो करा सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया। विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। हमें किसी बच्चे का दूसरे बच्चे से कंपेयर नहीं करनी है, तो बी हमारा सही हो जाएगा। क्यों?
शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। मतलब फीडबैक देना चाहिए कि किस प्रकार का फीडबैक आ रहा है बच्चों द्वारा और शिक्षक उसको कैसे ले रहा है, किस हिसाब मतलब किस में ले रहा है, किस हिसाब से ले रहा है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है सत्तावादी, अधिनायकीय, अनुमतिपरक। सत्तावादी मतलब शिक्षक ही सत्तावादी सब उसके अनुसार होगा। मतलब एक तरीके से जो हमारे चीन में हो रहा है बिल्कुल वैसा ही सत्तावादी। अधिनायकीय, अधिनायकवादी। तो देखिए बच्चों के लिए शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है सुविधादाता। ठीक है ना, बच्चे सुविधा के अनुसार बच्चों को पढ़ाए लिखाए, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, सुविधादाता। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध विविध कक्षा में, समझ रहे हो ना, विविध कक्षा में कई प्रकार के बच्चे हैं, उसमें विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यालय के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं का एकमात्र निर्धारक होती हैं। देखिए एकमात्र आ गया है तो हमारा जो नेगेटिव जा रहा है, के संबंधित नहीं मानी जाती हैं पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती हैं। ऑप्शन पढ़ लिए, अब देखिए क्या कह रहा था। एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। मान ली विविध कक्षा में, विभिन्न प्रकार की कक्षाओं में, मतलब कई प्रकार के बच्चे हैं उसमें, तो इसमें किसमें अधिगम में एक प्रभाव छोड़ेंगी, किसमें अधिगम में प्रभाव छोड़ेंगी। वो उसके विचार जानेगा, अलग संस्कृति से बच्चा है तो उसके संस्कृति को जानेगा, कल्चर को जानेगा, तो एक अच्छा सा प्रभाव छोड़ती हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको शामिल करना एक काल्पनिक लक्ष्य है जिनमें अक्षमता ना हो, उन बच्चों के लिए हानिकारक है, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा। मतलब जो बच्चे हैं विशेष आवश्यकता वाले जिन्हें, तो वो क्या विद्यालय पर भार बढ़ा देंगे, इसको हटा दीजिए। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। मतलब जो विशेष अवस्था वाले बच्चे हैं उसको उनके प्रति शिक्षक का थोड़ा दृष्टिकोण अलग होना चाहिए, थोड़ा अलग विधि से पढ़ाएं उनको, विषय वस्तु और धारणा की अपेक्षा रखता है। ठीक है ना, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। विविध प्रकार की सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थी के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। तो कह रहा है गलत, क्योंकि ये बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग महसूस कर सकते हैं। नहीं, गलत, तो हमारा कट जाएगा। क्यों? जो हमारी समावेदी शिक्षा है वो कक्षा में विविधता का पर्व मनाती है। सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। बिल्कुल सही। देखिए भिन्न प्रकार के बच्चे होंगे तो हम उनसे कुछ ना कुछ सीखेंगे, उनसे जानकारियाँ हासिल करेंगे। उनके मान लीजिए कोई आदिवासी टाइप का बच्चा, मतलब गांव का, देखा होगा आपने, भिन्न भिन्न संस्कृतियों से आते हैं, तो उनके हम कुछ ना कुछ अलग सीखते हैं। उन्हें क्या सीखा। सुनने में असमर्थ बच्चा, एक बच्चा है जो सुनने में असमर्थ है। श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। केवल अकादमिक शिक्षा में लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। देखिए सुनने में असमर्थ बच्चा नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है ना। बच्चा सुनने में असमर्थ है तो वो बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन क्या करना हमें, थोड़ी उसके लिए सुविधा उपलब्ध करानी है और थोड़े कुछ साधन। मान लीजिए कोई बच्चा
सुनने में असमर्थ तो हम लोग देखा होगा कि मशीनें आती हैं आज अच्छे अच्छे स्कूलों में, तो वो क्या है, बच्चों की इसीलिए तो आती है कि बच्चों को सुनने में कोई समस्या ना हो। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। नहीं, ये तो प्रतिभावान विद्यार्थी की बिल्कुल विशेषता नहीं है। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। देखिए, प्रतिभावान शिक्षार्थियों की विशेषता है तो बिल्कुल सही है कि जो बच्चा प्रतिभावान है, काफ़ी होशियार है, वो मतलब हर चीज़ जो जल्दी कवर कर लेता है, तो वो क्या करेगा, अगर कक्षा में से चुनौतियां नहीं मिली तो वो ऊब जाएगा और वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, इसके ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक शिक्षिका अपने प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। एक मतलब शिक्षिका अपने कक्षा में प्रभावी अधिगम को कैसे बढ़ा सकती है? अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, अपने विद्यार्थियों प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन से संबंधित करके। मतलब आप अपनी कक्षा को, एक टीचर के लिए क्वेश्चन है कि मतलब आप अपनी कक्षा को कैसे प्रभावी अधिगम बनाएंगे, तो अधिगम की छोटी छोटी उपलब्धियों पुरस्कार देकर। देखिए, अगर बार बार आप पुरस्कार देखें तो एक ज़्यादा पुरस्कार देना भी एक नकारात्मक प्रभाव होता है, गलत है। ड्रिल और अभ्यास द्वारा, बिल्कुल नहीं, ड्रिल मतलब उसके घूस घूस के भरना ज़बरदस्ती, ये भी गलत है। अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देंगे, प्रोत्साहन नहीं, प्रोत्साहन देंगे प्रतियोगिता, लेकिन यह कंपटीशन को भी जारी कर देगा तो यह दिक्कत हो जाएगी, प्रभावी अधिगम नहीं बन पाएगा। डी हो रहा है, विषय वस्तु को विद्यालय के जीवन के साथ, अगर बच्चा के जीवन से जोड़कर हम पढ़ाएंगे बच्चे को, उसके पर्यावरण, उसके आसपास की बातों को कुछ जोड़कर पुस्तकों ज्ञान देंगे तो बच्चा काफ़ी अच्छा सीखेगा और एक तरीका का प्रभावी अधिगम का उदाहरण होगा। बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, गलत। बच्चे समस्या समस्या समाधान करता है, बिल्कुल। बच्चे खुद समस्या सॉल्व करेंगे। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बिल्कुल। बच्चे पर्यावरण के प्रति सक्रिय अन्वेषक हैं, बिल्कुल हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। कौन सा हो जाएगा? बी। विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी रहेगी? पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझ जाना चाहिए। याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। जब तक विद्यार्थी में वांछित संप्रदायात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना चाहिए। तो गलत हो गया, दंड देने वाली बात तो बिल्कुल गलत हो गई, डी गलत हो गया। विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना चाहिए। देखिए, उदाहरण देके हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए तो बच्चा काफ़ी अच्छे से सीखता है। उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं। किस वातावरण में? देखिए, जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं को पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी, देखिए गलत हो गया, जहाँ सिर्फ शिक्षक ही का एकाधिकार है, गलत हो गया ना। जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ध्यान का केंद्र और बल दिया जाता है, समझ रहे हो? ये भी गलत हो गया। मतलब बच्चे का मन नहीं हो, आप बल दे के उसे पढ़ा रहे हो ज़बरदस्ती। जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थी निष्क्रिय, मतलब विद्यार्थी निष्क्रिय रहेगा और शिक्षक आगे रहेगा, गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण, मतलब बच्चा महत्वपूर्ण है, उसे तवज्जो दी जा रही है। एक बच्चा खिड़की के सामने एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है,
इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती हैं? नहीं। पहले से कैसे होती है? वो देखेगा तभी जानेगा। बच्चे में बच्ची का प्रत्यय विकसित हो चुका है। बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा कुछ उपकरणों का विकास कर लिया। नहीं। देखिए, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो गया, मतलब वो पक्षी को पहचानने लगा है, और पहचानने लगा है कि पक्षी के पर होते हैं, वो काल उड़ता है पक्षी, तो इसी से उसने पहचान लिया, तो मतलब उसमें प्रत्यय विकसित हो गया। आइए 15वां क्वेश्चन। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सकें? मतलब शिक्षिका ऐसा क्या करे कि बच्चे अंदर से प्रोत्साहित हों। चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। चलो उसे इसके करने से पहले समाप्त कर लो। तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते हो? देखो, उसने इससे पहले एकदम ठीक कर दिया। काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। तो आप देख रहे होंगे। चलो इसे उसके मतलब किसी से तुलना कर रही हैं, गलत। तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते? फिर देखो तुलना कर रहे हैं, क्यों? हमें दूसरे बच्चे में अलग क्वालिटी है, हमारे में अलग क्वालिटी है, तो हम कैसे उसकी तुलना करेंगे? टॉफ़ी, देखिए, एक बच्चे को टॉफ़ी से खुश होता है, लेकिन हमारा जो आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। टॉफ़ी कोई वो नहीं है। हमारा ऑप्शन होगा डी। इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। मतलब बच्चे को प्रोत्साहित कर रही हैं वो, कि तुम करो, तुम इसे सीख जाओगे। नहीं आता, बार बार करोगे तो आप सीख जाओगे। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थी को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। कैसे? उनमें चिंता और डर पैदा करके। गलत। चिंता और डर बच्चा, मतलब बच्चे को डराओगे। प्रतियोगितात्मक प्रतियोगितात्मक परीक्षण से। व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में मदद देकर। साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देगा, जैसे टॉफ़ी। गलत। गलत। देखिए, सी आंसर सही हो जाए। कैसे? व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मतलब बच्चे का जो लक्ष्य रखा गया है उसमें उसकी हेल्प करना है, ठीक है ना। उसे हेल्प करोगे तो बच्चा अंदर से प्रोत्साहित होगा। हाँ, मतलब वो उसमें डर कम होगा, तो आपसे आगे भी वो ऐसे पूछ सकता है। तो एक तरीके से वो प्रोत्साहित हो रहा है। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। कब होगा? सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। रटकर। गलत हो गया। रटकर कह रहा ना। दंडात्मक। गलत। ऐसे काम करने के लिए जिसमें परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सकें। मतलब यहाँ भी होड़ हो रही है, अंकों की होड़ हो रही, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने, है ना, और सीखने के साथ ये ही सीखना पसंद करें। मतलब सीखना के लिए ही सीखना पसंद करें। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण, मतलब कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है? प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है निरंतर तुलनात्मक अध्ययन, मतलब तुलनात्मक अध्ययन करने की। गलत। शारीरिक दंड। गलत। और व्यक्ति सापेक्ष अधिगम और प्रतियोगात्मक कक्षा। गलत। व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, मतलब एक व्यक्ति के उसके सापेक्ष अधिगम करना। तो कौन सा प्रभावशाली प्रथा है? व्यक्ति के सापेक्ष अधिगम करना। विकास का सिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो विकास किस प्रकार बढ़ता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, विभिन्न भिन्न से एकीकृत की ओर,
सिरा और पदाभिमुख की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा, सिरा और पदाभिमुख की, नहीं तो कुछ लोग ए लगा दें। तो सिर से पैर की ओर क्या हो जाएगा, सिर से पैर की ओर होता है विकास, सिद्धांत है जो। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय, जो भाषा विकास होती है हमारा सबसे संवेदनशील समय कौन सा है, जन्म के पूर्व का समय, वयस्कावस्था, मध्य बचपन या प्रारंभिक बचपन बचपन। तो भाषा विकास सबसे अच्छा कब होना चाहिए, होता है प्रारंभिक बचपन के समय। बच्चों को तभी देखिए, छोटे बच्चों को हम लोग ज़्यादा ज़्यादा अच्छा सिखाने की कोशिश करते हैं, तो प्रारंभिक बचपन का समय। नेक्स्ट, एक 6 वर्ष की एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, मतलब उसकी जो योग्यता है असाधारण है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण दे रहे हैं, मतलब प्राप्त करने भेजते हैं, और सप्ताह के अंत में उसे प्रशिक्षण भी देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित में से के बीच परस्पर क्रियाओं का परिणाम है। जैसे एक बच्चा है जो खेल कूद में असाधारण प्रतियोगिता रखता है, और उसके माता पिता भी क्या हैं, दोनों ही खिलाड़ी हैं, जो सप्ताह के अंत में उसका परीक्षण करते हैं और प्रतिदिन उसे भेजते हैं। तो देखिए, तो उसमें दिन में से क्या प्रतिक्रिया का परिणाम हो गई, वृद्धि और विकास, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता, आनुवांशिकता और पर्यावरण। तो हमारा आंसर हो जाएगा एक। देखिए, उसके माता पिता भी एक खिलाड़ी हैं, तो कहीं ना कहीं हमें पढ़ा ही होगा हम लोगों ने कि वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। दूसरा, उसके माता पिता उसके लिए ऐसा माहौल बना रहे हैं, मतलब वैसे पर्यावरण आसपास का माहौल बना रहे हैं उसके लिए, उसे मतलब उसका टेस्ट ले रहे हैं उसी खेल में। तो इस तरह तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का गौड़ भाग, गौड़ जानते जानते ना आप, द्वितीय द्वितीय तो कौन सा है, परिवार और पड़ोस। परिवार परिवार और पड़ोस तुम्हारा एक परिवार तो प्राथमिक है ही है, तो परिवार क्या है, प्राथमिक है, तो हमारा बी हो जाएगा। लीजिए 22वां है, परिवार और पास पड़ोस। परिवार क्या है, प्राथमिक, पास पड़ोस द्वितीय के। पहले बच्चा परिवार में ही रहता है। विद्यालय और पास पड़ोस कैसे, बच्चा जैसे थोड़ा बड़ा होता है वो विद्यालय जाने लगता है, बच्चा जैसे ही बड़ा होता है वो विद्यालय जाने लगता है। तो उसका द्वितीय क्या हो गया, द्वितीय भाग क्या है, विद्यालय और पास पड़ोस। विद्यालय। नेक्स्ट, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। तो बताइए, संतुलन, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक प्रारूपों का आयोजन, उद्दीपक अनुक्रिया। तो आपको बता दें जानकारी के लिए, सामाजिक अन्योन्य प्रक्रिया, इन्होंने लेब वाइगोत्स्की का सिद्धांत है ना, जो वो बिल्कुल सामाजिकता की बात करता है, मतलब बच्चे समाज में रहकर सीखते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। और उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने। युग्मन सिद्धांत की बात कर रहा हूँ मैं, किसने दिया है, थॉर्नडाइक महोदय ने। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु है, किस सोपान के अंतर्गत आएगा। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो एक कैसा है, कोहलबर्ग के अनुसार कौन सा सिद्धांत है, दंड एवं आज्ञा पालन का अनुकूलन, सामाजिक संकुचन अनुकूलन, अच्छा लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, कानून व्यवस्था। तो ऑप्शन सी क्या कह रहा है, आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता गर्व करेंगे, तो मतलब एक लड़का अच्छा और लड़की अच्छे नियम का पालन करता है। दंड, इन्होंने मतलब जो कोहलबर्ग हैं इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 चरण बताए बच्चों की नैतिक प्रगणना के, तो उसमें से उन 3 को 2-2 में, मतलब 3 चरण है और 2 उपचरण है, ठीक है ना। तो उन्हीं का उसी में से एक यह हमारा आंसर था। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, किसके, पियाजे के अनुसार।
शिक्षार्थियों द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। तो जीन पियाजे क्या कहते थे, मतलब बच्चे ज्ञान के स्वयं ज्ञान के निर्माता हैं। कौन कहते हैं, पियाजे साहब कहते हैं। मतलब ये हो जाएगा कि बच्चा अपने पर्यावरण में सक्रिय खोज के द्वारा सीख सकता है, या खोजबीन के द्वारा कुछ भी कर सकता है, मतलब। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीम मतलब स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारियों में संशोधन और नवीन जानकारियों के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन। नवीन जानकारी में संशोधन क्या करें, जो नवीन जानकारी उसमें संशोधन, और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी जानकारी योजनाओं में संशोधन के परिणाम स्वरूप घटित होता है। दोनों प्रक्रियाओं को जाना जाता है, मतलब उन प्रक्रियाओं का नाम क्या है, कौन सी, नवीन जानकारियों में संशोधन और नवीन जानकारियों के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। समायोजन, समायोजन, अनुकूलन, समावेशन और अनुकूलन, सामीकरण, संशोधन, समावेश और समायोजन। तो देखिए क्या हो रहा है, अपनी जानकारी को वो नवीन जानकारियों को ला रहा है, तो क्या हो जाएगा, समावेश। और फिर उनमें नवीन जानकारी और क्या कर रहा है, नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी जानकारी में संशोधन कर रहा है, तो समायोजन। ठीक है ना, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है। मतलब एक शिक्षक कैसे अधिगम को सुगम बनाएगा, खोज को प्रोत्साहन देकर, नियामक है, समावेशन को हतोत्साहित करके, आवृत्ति को बढ़ावा देते। हतोत्साहित कह रहा है, ठीक है, गलत हो गया। बच्चों में अधिगम को बनाने के लिए हमें क्या देते हैं, बच्चों को खोज को प्रोत्साहन देता है, ठीक है ना, खोज को प्रोत्साहन देता क्या, कि व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाने के लिए क्या करेंगे, बच्चों को खोज के लिए प्रोत्साहन देंगे, तो बच्चा खोज करेगा। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है, क्या सुझाता है, हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न भिन्न तरीक़ों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सही बुद्धियाँ विकसित हो सकें। ऐसा तो कुछ नहीं कहा उन्होंने। बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि IQ परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों का एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती, गलत। देखिए हार्वर्ड गार्डनर ने कहा है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए, मतलब बच्चों को अलग अलग वैकल्पिक मतलब कई तरह की विधियों से पढ़ाने चाहिए, क्योंकि सभी बुद्धि एक समान तो होती नहीं है। तो उन्होंने इसी बात कही है, बच्चों को अलग अलग तरीके से पढ़ाने की। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट के तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रता, देखिए दोनों तो इस की बात नहीं कही है, तो ये तो गलत हो जाएगा। जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित कहते हैं और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे की निजी भाषा, प्राइवेट, तो वी हो जाएगा। क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था जीन पियाजे और वाइगोत्स्की, तो उन्होंने दिया था क्या, अहम केंद्रित के बारे में बताया था जीन पियाजे महोदय ने, और जो लेव वाइगोत्स्की इनने निजी भाषा की बात कही थी, ठीक है ना। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। लिंग क्या है, लिंग क्या है, इस क्वेश्चन विवादित है और आपको
मतलब यह क्वेश्चन आपको इंग्लिश में पढ़ के देना है। अगर सेक्स लिख के आए तो आप क्या लगाएंगे,